हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित की गई प्रश्न बैंक में से अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझेंगे। शुरुआत करते हैं हम पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है, अष्टक नियम किस तत्व तक उपयोगी होता है? तो पहले हमें अष्टक नियम के बारे में पता होना चाहिए। लीजिए, अष्टक नियम। न्यूलैंड ने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को जमाया तो उन्होंने पाया कि हर आठवां तत्व पहले तत्व से समानता रखता है। जैसे आप देखें, लिथियम से शुरुआत की गई क्योंकि उस वक्त ज्ञात पहला तत्व लिथियम था। तो उस वक्त के ज्ञात तत्वों को उन्होंने तालिका में जमाया। लिथियम, फिर बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। ये 7 तत्व हो गए। 7वें के बाद 8वां तत्व आया सोडियम, जो पहले तत्व लिथियम से समानता रखता था। फिर बेरिलियम के बाद 8वां तत्व आया मैग्नीशियम, जो बेरिलियम से समानता रखता था। तो हर 8वां तत्व पहले तत्व से समानता रख रहा था। समानता रखने वाले तत्वों को उन्होंने एक ही समूह में रख दिया। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और 7वां सुर वापस से सा आता है। तो सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जो 8वां सुर है वो पहले सुर जैसा ही होता है। तो इस प्रकार अगर हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाएं तो हर 8वां तत्व पहले तत्व से समानता रखता है। यह है न्यूलैंड का अष्टक नियम। इस नियम की कुछ कमियां हैं, सीमाएं। यह सिद्धांत भारी तत्वों पर लागू नहीं होता। भारी तत्व अर्थात जिनका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा होता है। यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। देखिए, इस सारणी में अंतिम तत्व कैल्शियम 40 है। इसके बाद के तत्वों को भी उन्होंने जमाया, न्यूलैंड ने जमाया, लेकिन वे अपने समूह के अन्य तत्वों से समानता नहीं रखते थे। कैल्शियम आखिरी तत्व था जो अपने समूह के अन्य तत्व बेरिलियम और मैग्नीशियम से समानता रखता था। इसके बाद आने वाले तत्व इस नियम का पालन नहीं कर रहे थे। तो इस प्रकार न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक काम करता है? वो है अंतिम तत्व कैल्शियम। प्रश्न क्रमांक 2, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है। हमें बताना है कि मेंडलीव ने उनकी आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा। तो पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी देख लीजिए। मेंडलीव ने तत्वों को जमाया है। आप खुद देखें, पहले हाइड्रोजन है, फिर कुछ खाली जगह छूटी हुई है, क्योंकि उस वक्त सभी तत्व ज्ञात नहीं थे। जो तत्व ज्ञात नहीं थे उनके लिए मेंडलीव ने खाली जगह छोड़ दी थी। उसके बाद फिर लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को जमाया। तो किस आधार पर जमाया? या तो परमाणु क्रमांक का आधार होगा या परमाणु द्रव्यमान। तो गौर से देखें, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान होता क्या है? किसी भी तत्व को जो हम लिखते हैं तो किसी भी तत्व के नीचे एक संख्या लिखी जाती है, उसे हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं, जिसे हम Z संकेत से दर्शाते हैं। और उस तत्व के संकेत के ऊपर अर्थात सिर पर एक संख्या लिखते हैं, जिसे हम उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान या भार कहते हैं। इसे संकेत A से दर्शाते हैं। यहां पर उदाहरण भी दिया गया है, कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 है। अब आप इस तालिका में देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में देखो कार्बन कहां लिखा हुआ है, और उस कार्बन पर गौर करो। ये कार्बन, यहां कार्बन को अगर आप देखें तो कार्बन के नीचे 12 लिखा हुआ है। तो 12 क्या है? यहां पर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है। और देखिए, परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा है, 6 से 9, फिर 10, 12, 14, 15 और 18। तो मेंडलीव ने जब उनकी आवर्त सारणी बनाई तो उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया। मेंडलीव का आवर्त नियम भी यही है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। इस प्रकार आप सही विकल्प पे पहुंच गए, विकल्प नंबर सा, बढ़ता परमाणु द्रव्यमान। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है? एक तो पुरानी आवर्त तालिका है जो मेंडलीव ने बनाई, एक आधुनिक आवर्त तालिका है जिसे मोसले ने बनाया था। इस तालिका को हम देखें तो थोड़ी सी स्टडी कर लें हम। इस तालिका में आप अगर देखें तो यहां पर ये ऊर्ध्वाधर पंक्तियां आपको दिखाई दे रही हैं। इन ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को हम समूह कहते हैं। देखो, ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है समूह। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आप गिने तो 18, 1 से लेकर 18 तक ऊर्ध्वाधर खाने हैं, खड़े खाने हैं, इन्हें हम समूह या वर्ग कहते हैं। और 7 आड़ी पंक्तियां हैं, 7, 1 से लेकर 7 तक, इन्हें हम पीरियड या आवर्त कहते हैं। तो इस प्रकार
अब आप अपने सही उत्तर पे पहुंच सकते हैं। हमसे पूछा गया है आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। जब आप इन चारों को पढ़ेंगे तो सत्य कथन निकल कर आएगा विकल्प नंबर 7। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, अर्थात खड़ी पंक्तियां, खड़ी लाइनें, जिन्हें हम समूह कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है 18। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है। तो पुनः हम ले लें मोस्टली की आधुनिक आवर्त सारणी। अब हमें बताना है कि इसमें तत्वों को किस आधार पर जमाया गया है, परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 है। अब इस आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन की स्थिति को ढूंढिए। कार्बन मिल गया, यहां पर कार्बन के पास 6 लिखा हुआ है, 12 नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा हुआ है 6, अर्थात कार्बन का परमाणु क्रमांक लिखा है। और देखिए अगर हम आगे बढ़ें तो यह परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, 9 से 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15 से 18। तो इस प्रकार हमें पता चला कि मोसले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई उसमें उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा। विकल्प नंबर आ सही है। प्रश्न क्रमांक 5, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत है। चलिए हम समझते हैं। हम आपको हर चीज समझाने का प्रयास करते हैं, समझाने के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं, रटाते नहीं हैं हम, इसलिए तो हम इतनी सारी चीजें आपको यहां पर दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करें। यह है आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में कुल ज्ञात 108 तत्व हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अब इस आवर्त सारणी में मैं अगर एक लाइन खींचूं बोरोन से लेकर एंटीमनी तक, देखिए आ रहा है ना, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, थैलियम और एटी। तो इस लाइन पे जितने भी तत्व आ रहे हैं इन्हें हम उपधातु या अर्धधातु भी कहते हैं, क्योंकि इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस लाइन के बाईं तरफ जितने भी तत्व हैं वे धातु हैं, इनकी संख्या अधिक है, तथा दाईं तरफ जो तत्व आ रहे हैं वे अधातु हैं, इनकी संख्या कम है। अब हमसे कहा गया है कि हम इस आवर्त तालिका में बाएं से दाएं जाएं। ये जो तीर का निशान बना है ना, इस दिशा में अगर हम चलें तो कौन सी प्रवृत्ति गलत है वो बताना है। तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटती है, तो आप खुद देख लीजिए। अगर हम किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तीर के निशान के अनुसार चलें तो हम धातु से अधातु की ओर बढ़ेंगे, तो धात्विक प्रकृति घटेगी और अधात्विक प्रकृति बढ़ेगी, यानी कथन आ बिल्कुल सही है। अब आप कथन दा पे आ जाए। द समझ लें पहले। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। अब आपने अध्याय 1 में पढ़ा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलें, धातु से अधातु की ओर चलें, तो ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, धातुओं के क्षारीय। बाईं तरफ हम चले दाईं तरफ अधातु की ओर, तो अधातुओं के अम्लीय, तो ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते जाते हैं। यह विकल्प भी सही है। अब हम आते हैं विकल्प नंबर ब। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं पता है आपको? संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु की, ये मान लो परमाणु का नाभिक है, किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। मान लो कि हम इस दूसरे आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो चूंकि हम दूसरे आवर्त में जा रहे हैं तो परमाणु में 2 कक्षाएं होंगी, 1 और 2। परमाणु जिस आवर्त में होता है उसके पास उतनी ही कक्षाएं होती हैं। अब हम आगे बढ़े 3 से 4। लिथियम, देखिए लिथियम वर्ग 1 या समूह 1 का तत्व है, तो इसकी अंतिम कक्षा में 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद हम चले लिथियम के बाद बेरियम पर, ये दूसरे आवर्त में है, इसकी अंतिम कक्षा के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर हम पहुंचे बोरॉन जो 13वें समूह में है, 13 में से 10 घटा दीजिए बटे 3, तो इसकी अंतिम कक्षा में 3। फिर हम पहुंचे कार्बन के पास जो समूह 14 का तत्व है, 14 में से 10 घटाइए बचे 4, तो कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 8, फ्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7 और नियोन जिसका परमाणु क्रमांक 10 है इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार जब हम किसी आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो अंतिम कक्षा में क्रमशः संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। ये विकल्प भी सही है। तो विकल्प फिर गलत कौन सा हुआ? फिर विकल्प जो गलत है वो है विकल्प नंबर सा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ये गलत है। कैसे गलत है? देखिए धातुओं की तरफ देखिए, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। धातुएं हमेशा धनायन बनाती हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। तो जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो
अगर यहां पे लिखा होता ना कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो सही था, लेकिन लिखा इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। प्रश्न क्रमांक 6, अब हम रिक्त स्थानों पे आ गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता रिक्त स्थान है। तो आधुनिक आवर्त सारणी ये लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी हम अब किधर से किधर जा रहे हैं? प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। हम जल्दबाजी में प्रश्न को पढ़ते ही नहीं और गलत उत्तर पर निशान लगा जाते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है अब हमें दाएं से बाएं जाना है। ये लीजिए, तीर का निशान बता रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं अर्थात अधातु से धातु की ओर हम चलें तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? बताओ। आप जानते हैं धातुएं धनात्मक प्रकृति की होती हैं, है ना, और अधातुएं ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। तो अगर हम अधातु से धातु की ओर चलें तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होने लगेगी। तो हमारा सही उत्तर समझ में आ गया। जब हम किसी आवर्त सारणी में दाएं से बाएं अर्थात अधातु से धातु की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है और विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। चलिए, उत्कृष्ट गैसों का पता देर से चला क्योंकि यह होती हैं। आपको पता है उत्कृष्ट गैसें आवर्त सारणी में कहां हैं? यस, सही कहा आपने। उत्कृष्ट गैसें आवर्त सारणी में समूह 18 में रखी गई हैं, जिनके नाम हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये उत्कृष्ट अर्थात अक्रिय या निष्क्रिय गैसें हैं। ये किसी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करती क्योंकि इनका अंतिम कोष पूर्ण होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चूंकि ये किसी भी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करते, ये रासायनिक यौगिक नहीं बनाते, ये केवल वायुमंडल में गैसों के रूप में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनकी खोज सबसे आखिरी में हुई। तो इनका पता आखिरी में क्यों चला? पूरी आवर्त तालिका बन गई, सारे तत्वों को जमा दिया, उसके बाद आखिरी में इन गैसों का या इन तत्वों का पता चला क्योंकि ये बिल्कुल निष्क्रिय या अक्रिय गैसें हैं। और चूंकि अंत में पता चला तो इन्हें आखिरी में ही रख दिया 18वें समूह में। तो हमें पता चल गया कि उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैसें समूह 18 में रखी गई हैं। इन्हें उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैसें क्यों कहती हैं? क्योंकि किसी भी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनका स्टक पूर्ण है। ये प्रकृति में वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। इनकी सबसे अंत में इनको खोजा गया था, इसलिए इनको सबसे आखिरी में रखा। तो उत्कृष्ट गैसों के अंत में पता चलने का कारण है वो अक्रिय होती हैं, इसलिए उनके बारे में देर से पता चला। प्रश्न क्रमांक 3, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह होते हैं। अब ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि मोस्ले की आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उनकी संख्या 18 है, उन्हीं को हम समूह कहते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र क्या है? इसके लिए आपको कक्षा 9वीं की विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। ये यहाँ पर मैंने एक परमाणु का मॉडल बना रखा है ना, और इसमें कक्षाएं दिखा रखी थी नाभिक के बाहर। जैसे नाभिक के बाहर पहली कक्षा, आप जानते हैं पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें मैंने 8 लाल रंग के बिंदुओं द्वारा दिखाया है। इसी प्रकार तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब ये कैसे पता चला कि पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे? इसको निकालने का एक सूत्र है, उस सूत्र का नाम है 2n वर्ग का सूत्र। कैसे पता चलता है इससे? यहां पर जो n है वो कक्षाओं की संख्या है। अगर हम पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो n की जगह हम 1 लिख देंगे। तो 1 का वर्ग अर्थात 1 की घात 2, तो हम 1 को 2 बार लिखेंगे और 2 गुणा 1 गुणा 1 संख्या आ गई 2। इसी प्रकार अगर हम पता करना चाहते हैं कि कक्षा 2 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस सूत्र में n की जगह हम 2 रख देंगे। तो 2 की घात 2 यानी 2 को हमने 2 बार लिख दिया, इन सब का गुणा कर दिया, संख्या आ गई 8। इसी प्रकार हम इसी सूत्र से n की जगह 3 रखकर तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इसी सूत्र से हम चौथी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। और आप 5वीं और 6ठी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र हुआ 2n वर्ग। प्रश्न क्रमांक 5, रिक्त स्थान। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या रिक्त स्थान है। बड़ा ही टिपिकल सा लग रहा है कि अब इसका उत्तर हम क्या लिखें, या तो घटती है लिखना है या बढ़ती है लिखना है, पर अगर आपने समझा है तो आप सही रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। चलिए समझते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो किसी विलगित या स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी कोष यानी अंतिम कक्षा की दूरी उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार को दर्शाती है। देखो मैंने यहां हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या लिख रखा है 37 pm यानी पिकोमीटर। परमाणु त्रिज्या को नापते पिकोमीटर में है। तो हाइड्रोजन के पास पहली कक्षा ही होती है, तो नाभिक से पहली कक्षा तक की दूरी। अब हमें बताना है कि परमाणु त्रिज्या किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलें तो किस प्रकार परिवर्तित होगी। तो हमने यहां पर उदाहरण ले लिया है। हमने क्या उदाहरण ले लिया है? हमने ये तीसरे नंबर का आवर्त ले लिया कि हम एक आवर्त तालिका में तीसरे आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जो तत्व जिस आवर्त में होता है उसके पास उतनी ही कक्षाएं होती हैं। तो ये हो गया तीसरे आवर्त का परमाणु का नाभिक, ये नाभिक है।
और क्योंकि तीसरा आवर्त है, ये देखिए, तो इसके पास 3 कक्षाएं होंगी, 1, 2 और 3, जिन्हें हम KLM भी कहते हैं। अब हमने सोडियम से शुरुआत करी, बाएं से दाएं चलना है। सोडियम पहले, देखिए ये सोडियम जो है ये पहले वर्ग का तत्व है, तो इसके अंतिम या संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम बढ़े सोडियम से मैग्नीशियम की ओर, ये वर्ग 2 का तत्व है, तो इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आ जाइए इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते वर्ग 13 पे, या समूह 13 में से 10 घटाए बचे 3, तो जो एल्यूमिनियम है उसकी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। फिर बढ़े हम वर्ग या समूह 14 की ओर, एल्यूमिनियम के बाद आने वाला दाईं ओर आने वाला तत्व सिलिकॉन, सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार जैसे ही हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, कक्षाओं की संख्या फिक्स है, वो नहीं बदल रही है। तीसरे आवर्त में 3 कक्षा, लेकिन अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ नाभिक में धनावेश भी बढ़ता है, तो नाभिक में बढ़ रहा है धनावेश और अंतिम कक्षा में बढ़ रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋण आवेश। ये धन और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और धीरे धीरे परमाणु सिकुड़ता चला जाता है। तो यही बात हमने यहां पर भी लिख रखी है कि जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्रमशः नाभिक में धनावेश अर्थात प्रोटॉन और अंतिम कक्षा में ऋणावेश अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और परमाणु का आकार घटता जाता है। तो किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, और अगर ऊपर से नीचे जाएं, किसी समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु में क्रमशः कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। चलिए हम आपको ये सारे चीजें समझाते हैं। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा आपके पूरे अध्याय का रिवीजन हो जाता है। अब आप परमाणु त्रिज्या को भी आपने समझ लिया। ऐसे ही प्रश्नों को भी अगर आप समझने की इच्छा रखते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं एक शब्द में उत्तर दें। प्रश्न क्रमांक 1, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, हमें उस तत्व का नाम या संकेत बताना है। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है? तो ये देखिए यहां पर बाईं तरफ देखो, बाईं तरफ वाले चित्र को देखो, उल्टे हाथ तरफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 282, तो आप परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। इन सबको जोड़ दो तो परमाणु क्रमांक आ गया 12। अब या तो आपको याद होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक 12 किस तत्व का होता है, और नहीं तो हम एक और तरीका बताते हैं। मैंने इस परमाणु का मॉडल भी बना रखा है। देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दूसरी में 8 और अंतिम तीसरी कक्षा या संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि इसके पास 3 कक्षाएं हैं, कितनी कक्षाएं हैं? 3, अर्थात ये कौन से आवर्त का परमाणु होना चाहिए, कौन से आवर्त का तत्व होना चाहिए? तीसरे आवर्त का। और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? गौर से देखो, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये दूसरे वर्ग या समूह का तत्व होना चाहिए। तो ये दोनों लाइनें कहां पे मिल रही हैं? 3 कक्षाएं, तीसरा आवर्त, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यानी दूसरा समूह। तो ये दोनों कहां मिल रही हैं? मैग्नीशियम पर जाकर मिल रही हैं। तो अगर आपको कक्षाओं की संख्या और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है तो आप आवर्त सारणी देखकर उस तत्व की खोज कर सकते हैं, और वो तत्व हुआ मैग्नीशियम। प्रश्न क्रमांक 2, किसी तत्व का दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें बताना है उस परमाणु के बारे में जिसकी दूसरी कक्षा में पहली कक्षा से दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप दाएं चित्र में आ जाएं। देखिए आप सब जानते हैं, अभी हमने 2n वर्ग के नियम से निकाला कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो देखिए मैंने इस परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बना रखे हैं। अब हमसे कहा है कि दूसरी कक्षा में पहली कक्षा से दुगने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहली में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरी में आ जाएंगे 4। तो इस प्रकार ये हमारा बन गया उस तत्व का परमाणु मॉडल जिसकी दूसरी कक्षा में पहली कक्षा से दुगने इलेक्ट्रॉन है, पहली में 2 और दूसरी में 4। दोनों को जोड़ लो, 2 धन 4 6। अब आपको पता होगा कि परमाणु क्रमांक 6 किस तत्व का होता है, उसका नाम और संकेत लिख आना। नहीं तो आप आवर्त सारणी को देख लेना। अब यहां पर 2 कक्षाएं हैं, तो 2 कक्षाएं यानी दूसरे आवर्त का तत्व होगा, और अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये 14वें समूह का तत्व होगा। दोनों लाइनें एक दूसरे को जहां काट रही हैं बिल्कुल सही, उसी तत्व की तो हमें पहचान करना थी, तो वो तत्व हुआ हमारा कार्बन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? अष्टक नियम याद रखो, अष्टक नियम से आपको सारे गामा पाधा नी संगीत के 7 सुर याद रखना है, और ये नियम दिया था न्यूलैंड ने। तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने दिया? अब ये त्रिक नियम क्या होता है ये भी समझ लो। डॉवेराइनर ने तत्वों के 3 के समूह बनाए थे। देखो यहां पे 3 तत्वों का उन्होंने एक समूह बना रखा है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसी को कहते हैं त्रिक। इस त्रिक को अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि इसमें पहले तत्व जो सबसे ऊपर है और जो तीसरा तत्व जो सबसे नीचे है, अगर इनके परमाणु द्रव्यमान को हम जोड़ दें और औसत निकाल लें
तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। अर्थात डोबेराइनर ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान या भार के आधार पर 3-3 के समूह में जमाया। उन्हें हम डोबेराइनर के त्रिक कहते हैं। इस त्रिक में पहले और अंतिम जो बीच वाला तत्व है सोडियम, उसका परमाणु द्रव्यमान पहले और अंतिम तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। तो देख लीजिए, औसत ही तो आ रहा है 23। तो ये नियम हमें दिया डोबेराइनर ने। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम मोसले ने दिया था। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया। उसी से बनता है आवर्त नियम। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अपने मित्रों को शेयर करें। ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।